जी फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम बैक। जी वालेकुम सलाम। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 9 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्काइल हेलाइड्स के बारे में। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है अल्काइल हेलाइड्स। जी सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं वो डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। जी फ्यूचर डॉक्टर्स वेलकम बैक। जी बच्चों स्टार्ट करें अल्काइल हेलाइड्स। बहुत सिंपल सा ये यूनिट है अल्काइल हेलाइड्स। इसमें एक तो हमने इसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़नी है। उसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की बात करनी है। उसके बाद हमने एसएन रिएक्शंस पढ़ने हैं और एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हाँ जी, अल्काइल हेलाइड्स। जब हम अल्काइल रेडिकल के साथ हेलोजन लगाते हैं, एक्स लगाते हैं, तो ये फैमिली बनती है अल्काइल हेलाइड्स। और इनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। ये इनका आयुपैक नेम होगा हेलो एल्केन्स। अब अल्काइल रेडिकल कुछ भी हो सकता है, हमारे पास मीथाइल ग्रुप हो सकता है और हेलोजन कुछ भी हो सकती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हम क्लोरीन लगा दें तो दिस इज मीथाइल क्लोराइड। अब ये जो अल्काइल हेलाइड्स है इनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। ये हमारे पास मोनो हेलो एल्केन्स भी होती हैं। ये हमारे पास डाई हेलो एल्केन्स भी होती हैं। ट्राई हेलो एल्केन्स भी होती हैं। और पोली हेलो एल्केन्स, जिनमें बहुत सारे जो हैं वो हेलोजन्स लगे हों। हाँ जी, मोनो हेलो एल्केन्स वो हैं जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन लगी होगी। जैसे कि हमारे पास है जी ईथाइल ब्रोमाइड। ये इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हेलोजन है। डाई हेलो हेलो एल्केन में हमारे पास दो हेलोजन्स लगी होंगी। ट्राई हेलो एल्केन में हमारे पास तीन हेलोजन्स लगी होंगी। और पोली में जो है वो कई जो है हमारे पास हेलोजन्स लगे होंगे। अब ये जो मोनो हेलो एल्केन्स हैं इनको हम आगे क्लासिफाई करते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स हमारे पास, इनको हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स में, सेकेंडरी अल्काइल हेलाइड्स में, और टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स में। जो मोनो हेलो एल्केन्स है ना उनको हम इन तीन क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स।
प्राइमरी को 1 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी को 2 नॉट से और टर्शरी को 3 नॉट से। जी प्राइमरी में हमारे पास वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है उसको हम कह रहे हैं अल्फा कार्बन। वो फर्दर एक कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी में वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और टर्शरी में हमारे पास वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, वो फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। जी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड? इनमें से कौन सी जो है वो अल्काइल हैलाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड? जी बच्चों, अल्काइल हैलाइड जो है इनमें से वो है अल्फा। याद रखना है आपने, सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन्स जो हैं सिर्फ वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होती हैं। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक हेलोजन लगा होगा वो होगी हमारे पास अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट, इनका नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेनी है, जिस कार्बन पे हेलोजन लगी हुई है उसकी पोजीशन देनी है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, और अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, एक तरफ से CH3 करीब आ रहा है और एक तरफ से क्लोरीन करीब आ रहा है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, क्लोरीन को या CH3 को? अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन 2 पे आ रहा है, अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो मिथाइल 2 पे आ रहा है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे? जी हम ये कह रहे हैं नोमेनक्लेचर में कि हेलोजन जहां से करीब होगा वहां से नंबरिंग करनी है आपने। यहां पर हमारे पास क्लोरीन 1 पे लगा हुआ था, तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। अच्छा, और ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें इस तरफ से अगर नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल ग्रुप 2 पे आ रहा है, और अगर इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरीन 2 पे आ रहा है। तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करें या मिथाइल की तरफ से नंबरिंग करें? जी हेलोजन को आपने प्रेफरेंस देनी है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये होगा 1 2 3 एंड 4। तो ये है क्लोरो और ये है मिथाइल, अल्फाबेट ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल
4 कार्बन वाली ब्यूटेन। अच्छा जी, अब हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? पहले हम इनका जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अल्काइल हेलाइड्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के साथ जो हैलोजन है वो अटैच्ड है। अब चूंकि हैलोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर एक पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। कार्बन और हैलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर है, तो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है इसके अंदर। अच्छा, दो फैक्टर्स हैं जो रिएक्टिविटी को डिटरमिन करेंगे, जो हमें नजर आ रहा है। हम दो फैक्टर्स की बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है हमारे पास वो है जी बॉन्ड पोलैरिटी, और जो दूसरा फैक्टर है हमारे पास वो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करती है या बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है। अच्छा, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो हमारे पास जो हैलोजन्स हैं वो 4 हैलोजन्स हैं। तो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है और कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। अच्छा, फ्लोरीन की कितनी है? 4। क्लोरीन की कितनी है? 3। ब्रोमीन की है 2.8 और आयोडीन की है 2.5। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रही है। तो टॉप टू बॉटम इनकी पोलैरिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है तो टॉप टू बॉटम पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, जिस पे नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर हम पोलैरिटी को देखें तो अल्काइल फ्लोराइड्स को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर हम पोलैरिटी को देखें, क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर हम पोलैरिटी को देखें तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड पोलर बॉन्ड है वो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो पोलर बॉन्ड है वो कार्बन आयोडीन है, क्योंकि इसमें कार्बन आयोडीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे कम है। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके दरमियान है? कार्बन फ्लोरीन के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज एटम्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी हमारे पास एनर्जी है 467 किलो जॉल्स पर मोल। उसके नीचे हम आगे कार्बन क्लोरीन पे, तो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो जरा वीक हो गया, उसकी एनर्जी हमारे पास कम हो गई 346 किलो जॉल्स पर मोल। उससे नीचे आए कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड और वीक हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा हो गया, तो इसकी एनर्जी और कम हो गई 290 किलो जॉल्स पर मोल। और उसके नीचे आए तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड और वीक हो गया, तो इसकी एनर्जी हमारे पास 228 किलो जॉल्स पर मोल। तो किसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा? तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और जिसका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा वो आसानी से किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो असल जो फैक्टर है ना रिएक्टिविटी में, जो हमारा असल फैक्टर है वो बॉन्ड एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे अल्काइल आयोडाइड्स। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, ना कि बॉन्ड पोलैरिटी। मेन जो फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी। तो यानी कि
अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, उससे कम होंगे अल्काइल ब्रोमाइड्स, उससे कम होंगे अल्काइल क्लोराइड्स, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है बच्चों। जी क्वेश्चन है एक, which of the following factor does not affect the reactivity of alkyl halides? Which of the following factor does not affect the reactivity of alkyl halides? जी ऑप्शन है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ दीज। जी बच्चों, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगा? जी सवाब नहीं कमाना आप लोगों ने। जी मैंने डज नॉट ही लिखा है। जी हम कह रहे हैं जो मेन फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी। मेन फैक्टर क्या है हमारे पास? बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी किसके जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी अफेक्ट करेगा। हाँ जी, तो कौन सा इफेक्ट नहीं करता रिएक्टिविटी को?
बॉन्ड स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी को, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ का ताल्लुक बॉन्ड एनर्जी के साथ है। और इवन बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ का भी ताल्लुक बॉन्ड एनर्जी से है। बॉन्ड पोलैरिटी जो है ये फैक्टर नहीं है इसकी रिएक्टिविटी के लिए। वो पूछ रहा है कौन सा फैक्टर रिएक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता। तो बॉन्ड पोलैरिटी इफेक्ट नहीं करता रिएक्टिविटी को। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये दोनों रिलेट कर रहे हैं बॉन्ड एनर्जी के साथ। तो अभी हमने बात की कि मेन जो फैक्टर है वो हमारी बॉन्ड एनर्जी है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे ये जो अल्काइल हेलाइड्स हैं इनके दो तरह के रिएक्शंस हैं। एक वो है जिनमें हैलोजेंस निकलता है और कोई और ग्रुप आके लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और दूसरे वो रिएक्शंस हैं जिसमें हैलोजन भी निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, उनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो इनको पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जी। हमारे पास पहली टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, ये वर्ड, दो वर्ड्स है हमारे पास। ये न्यूक्लियो वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, और फाइल का मतलब होता है लविंग, तो ये न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं। हाँ जी, ये बात बच्चों को कभी भी नहीं भूलती। ये जो न्यूक्लियोफाइल या जहां पर लविंग वर्ड आ जाए ना, वो बच्चों को कोई बात नहीं भूलती, बाकी सारा कुछ भूल जाएगा, बच्चों को ये बात नहीं भूलती। तो ये जो है ना न्यूक्लियस लविंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ज्यादातर ये हमारे पास बेसिस होती हैं। इन मोस्ट केसेस इट इज बेसिक। लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको पता है ना, लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेस वो सब्सटेंस है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है, इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर होगा। ये तो या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या ये न्यूट्रल होंगे, और अगर न्यूट्रल हैं तो उनके पास लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। या तो ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या ये न्यूट्रल होंगे, तो इनके पास लोन पेयर होगा। तो हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं न्यूक्लियोफाइल की। OH नेगेटिव, एथोक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, थायोसायानेट आयन SCN नेगेटिव, HS नेगेटिव, वाटर न्यूट्रल है हमारे पास, NH2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास है जी न्यूक्लियोफाइल। अगली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या है, अगली टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ज्यादा यहाँ पर मेरा ख्याल है फिजिकोफाइल नहीं, ज्यादा यहाँ पर होंगे बायोफाइल यहाँ पर ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन,
और फाइल का मतलब लविंग, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ई पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब ये ज्यादातर जो है ये एसिडिक होते हैं, और इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या ये न्यूट्रल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल। न्यूट्रल होंगे तो इनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, अगर ये न्यूट्रल है तो इनके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। जैसे कि हमारे पास BF3, बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है, बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 फ्लोरीन के आगे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी भी इसके पास 2 की कमी है। AlCl3, इसमें एल्यूमिनियम के पास अभी भी 2 की कमी है, FeCl3। और कार्बोकैटायन में हमारे पास CH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अब फिर हमारे पास अगली टर्म होती है सबस्ट्रेट। जिस तरह आप बायो में पढ़ते हो, वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। इसी तरह यहां पर हमारे पास अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल है, अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां पर हमारा सबस्ट्रेट है अल्काइल हेलाइड। अच्छा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हेलोजन जो है, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलोजन निकल जाता है, उसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। मतलब ये हमारे पास अल्काइल हेलाइड में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, हेलोजन बाहर निकलेगा, तो यहां पर ये जो हेलोजन है ये हमारा लीविंग ग्रुप है, और ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। अच्छा, अब कौन कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, ये बात आपने याद रखनी है, कौन कौन से अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। जो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, इनका आपको पता होना चाहिए, जो आसानी से छोड़ जाते हैं, जो आसानी से लीव कर जाते हैं, वो है हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फेट। ये गुड लिविंग ग्रुप है। और जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन से होंगे, जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, जैसे कि OH नेगेटिव, RO नेगेटिव और NH2 नेगेटिव। ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं क्योंकि ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं, जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल अच्छे नहीं है वो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो यहां पर आपने एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आयोडाइड आयन जो है ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनोलॉजीज जो है हम इस्तेमाल करेंगे आगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हैं और कौन कौन से हमारे पास लिविंग ग्रुप्स हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, ये क्वेश्चन है आप लोगों से।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप? इनमें से कौन सा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है? हाँ जी, ये जो OH नेगेटिव है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। सो द राइट आंसर इज बेटा, बाकी सारे अच्छे जो हैं वो लिविंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, तो ये था जी बच्चों अल्काइल हेलाइड्स का इंट्रोडक्शन था। अब कल हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN2 SN1, और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, E2 और E1। और फिर हम ये भी देखेंगे कि उनके दरमियान कंपटीशन होता है कि सब्स्टिट्यूशन होनी है या एलिमिनेशन होनी है, ये किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने अल्काइल हेलाइड को एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया है, अब वो सब्स्टिट्यूशन होगी या एलिमिनेशन होगी ये किस पे डिपेंड करेगा, इन फैक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस हम बहुत करीब है। यूनिट 9 है, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 10 है, तो ऑलमोस्ट हम केमिस्ट्री एंड होने वाली है। अब आप लोग ये ना कह देना कि हम भी एंड होने वाले हैं। नहीं, हम आयोडीन की बात नहीं कर रहे। आयोडीन जब आयोडीन जब अल्काइल रेडिकल के साथ लगा हुआ है, आयोडीन जब कार्बन के साथ अटैच्ड है, आयोडीन जब कार्बन के साथ अटैच्ड है तो फिर ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप इंडिविजुअल हैलोजेंस की बात करोगे, इंडिविजुअल अगर हम हैलोजेंस की बात करेंगे, फिर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम आयोडीन। लेकिन यहां पर हम अल्काइल हेलाइड्स की बात कर रहे हैं। हैलोजेंस ने बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन के साथ, तो कार्बन आयोडीन सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उससे कम कार्बन ब्रोमीन, उससे कम कार्बन क्लोरीन, और उससे कम कार्बन फ्लोरीन। नहीं नहीं, अब आप लोग भी जो है ना, केमिस्ट्री अगर आपके साथ वायलेंट हो रही है, आप केमिस्ट्री के साथ वायलेंट हो जाओ। बल्कि केमिस्ट्री को वो एक डायलॉग है ना, इसको को साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। तो अब आप लोगों को वायलेंट होना पड़ेगा। केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अब आप लोगों ने ना पीरियोडिक टेबल का या अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा रिएक्टिव इंसान बनना है, ठीक है। अब आपको अपनी रिएक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप वो देखो कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। वो आपने खुद ही डिसाइड करने हैं कि ये फैक्टर जो है ये मेरी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, तो लिहाजा इस फैक्टर पे मैंने काम करना है और मैंने अपनी रिएक्टिविटी को बढ़ाना है। जी, बॉन्ड एनर्जी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा। जिसका आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है वो किसी और के साथ रिएक्ट कर पाएगा ना, वो किसी और के साथ नया बॉन्ड बना पाएगा। जो पुराना बॉन्ड आसानी से तोड़ लेगा वो जल्दी से नया बॉन्ड किसी और के साथ बना लेगा। जी बच्चों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और
अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और हमेशा जो है वो दूसरों के काम आया करो। अगर आप दूसरों के काम आसान करोगे तो तो अल्लाह ताला आपके काम आसान करेगा। जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा होता या जिसमें आपको महारत हासिल होती है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया करो। जो टॉपिक आप खुद से पढ़ा देते हो ना किसी और को, वो टॉपिक आपको कभी नहीं भूलता। तो अगर आपको कोई चीज़ आती है तो वो दूसरे को लाजमी समझाया करो। इससे जो है आपके इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।